आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट ये कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो तकरीबन 27 है। इसका मतलब ये है कि जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लें तो आपको ये 27 पॉइंट्स आने चाहिए। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो इट्स मीन कि आपने सही से समझा इस चीज़ को, ठीक है? अच्छा, मैं आपको पहले कुछ एक पॉइंट पढ़ देती हूँ आपके लिए। जैसे डिस्क्राइब करें कि एटॉमिक शेल क्या है, ठीक है? सबशेल क्या होता है, वो फर्दर कैसे डीजेनरेट, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, एंड उनके अंदर सेम एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है और उनको हम एनर्जी की टर्म्स के अंदर, उनके चार्ज के टर्म्स के अंदर डिफाइन करने वाले हैं, उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को डिफाइन करने वाले हैं। तो विद द टाइम आप देखेंगे विद ईच लेक्चर आपका एक एक टॉपिक अनफोल्ड होता जाएगा। सो हम आज का फोकस फर्स्ट टॉपिक के ऊपर ही करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है हमारे पास मॉडल्स की। स्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो कि हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने देखना है कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बच्चों यहाँ एक्सप्लेन किए जाएंगे जिनको आपने ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टार ट्यूब क्या थी, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके बारे में क्या आपको समझ आया हुआ है, आपने क्या सुना हुआ है इसके बारे में। सीरीज ऑफ डिस्कवरीज जिसमें हमारे पास 19 सेंचुरी के एंड पे स्टार्ट हुई थी। डॉल्टन कॉन्सेप्ट आपको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफाइन किया गया। फिर उसके बाद नील बोहर ने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था। और आपको पता है कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने क्वांटाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स एनर्जी। जैसे पहले हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके बाद ये शेल है, ठीक है? तो ये यूं घूमता है, यूं ऐसे। तो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? सपोज करें हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो यहाँ पे है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम था हमारा। अच्छा, बाद में इसको नेग्लेक्ट किया गया, उनका नहीं कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, एक डिस्क्रीट अमाउंट है। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल। अच्छा, आप देख सकते हैं कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। ये पहला शेल अलग है, दूसरा अलग है। अगर मैं तीसरा ड्रॉ करूँ वो बिल्कुल अलग होगा। क्वांटाइज एनर्जी का ये मतलब होता है कि ये फिक्स एनर्जी है। अच्छा, उसने सबसे पहले जो हाइड्रोजन एटम था उसका न्यूक्लियस, उसका जो रेडियस था यानी साइज था, उसको भी आइडेंटिफाई किया था। अब ये क्यों आसान है? आपको पता है कि ये हमारे पास अगर हाइड्रोजन है और इसका ये हमारे पास रेडियस बनेगा, यानी इसका पहला जो शेल है वो पहला ही बनेगा, ठीक है? अब बिकॉज इसका फर्स्ट शेल है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे लिए काफी आसान है कि मैं इसको टारगेट करूं क्योंकि मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब ये देखा गया था कि उसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर, अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर कलर होता है, आपको कलर्स और एनर्जी की गैप्स देता है। मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही एनर्जी का लेवल है, एक ही को कलर आना चाहिए। मैं बताती हूँ कलर कैसे आता है। ये न्यूक्लियस है और इसके बाद ये हमारे पास पहला शेल बन गया। इस शेल में ये हमारे पास, ठीक है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा जंप करके यहाँ से ऊपर जा सकता है और वापस आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास एक ही एच वी आना चाहिए, यानी कोई एक ही एनर्जी लेवल आना चाहिए और उसका कोई कलर आएगा और वो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर नजर आ जाए। यानी आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा गया तो वो मजीद स्प्लिट होकर बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो चुका हुआ था, जिसको जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो क्लियरली वो भी नजर आ गई थी, ठीक है? जिसको हम इलेक्ट्रिक वाले का जो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो उसका ट्राक इफेक्ट कहलाता है, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते तो जीमन इफेक्ट कहलाता है। जब ऑफ कोर्स ये बहुत तो एक्सप्लेन नहीं कर सके तो स्पेक्ट्रिकल लाइंस ने एक नया मॉडल जो है वो उसको कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दिया, हमें मजीद एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल है जो कि हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। हेसेनबर्ग एज एन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि इसने एक सबशेल का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया हुआ है, ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। अच्छा, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्राइब क्या करता है, वो ये कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करता है कि आपने एक ही टाइम के ऊपर पोजीशन बतानी होती है कि एक जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है प्लस उसकी स्पीड क्या है, यानी वेलोसिटी क्या है। तो अगर आप उसकी स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी स्पीड फाइंड करते हैं, तो आपको उसको ज़्यादा चलने देना है तो स्पीड पता लगेगी। तो उस टाइम उसकी पोजीशन थोड़ी-सी अनसर्टेन हो जाती है, ठीक है? क्योंकि वो चल रहा है तो पोजीशन का पता नहीं लगता क्योंकि एक लाइन में नहीं चल रहा होता। दूसरा, अगर आप उसको पोजीशन फाइंड करना चाहते हो, आप उसको रोकें। तो जब आप रोकेंगे तो स्पीड नहीं पता लगेगी, उसमें अनसर्टेनिटी हो जाती है। दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो वन बाय वन हम इसको अनफोल्ड करते जाते हैं। एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़ा कॉमन सुना होगा आपने। पहली चीज़, ये सब एटॉमिक पार्टिकल में ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमें पता है, और चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है।
इसका रिलेटिव जो चार्ज हम बोलते हैं वो -1 पढ़ते हैं और इसका जो मास है वो 9.1095 इंटू 10 - 31 केजी लगाया गया है। जे थॉमसन साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था और ये जब भी डिफ्लेक्ट होता है तो क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसी का ऑपोजिट हम प्रोटॉन को एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोटॉन जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जितना है, इसका चार्ज भी उतना ही है। लेकिन बट इट इज 1836 टाइम हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन, एज इसका मास जो है, अगर आप मास कंपेयर करें तो इसका मास 9.1 इंटू 10 - 31 है और इसका -27 में है। ठीक है, इसका रिलेटिव चार्ज +1 है, एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्ज है और इसका डिफ्लेक्ट होता है नेगेटिव पोल की तरफ। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के लिए मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है चार्ज है ही नहीं, तो डिफ्लेक्शन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मास इवन ज़्यादा है, ये प्रोटॉन से भी ज़्यादा मास का है और इसका मास जो है वो 1.67 इंटू 10 - 27 है। आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों लिख दिए गए हैं, इनके मैसेज दिए हैं, इनके ऊपर कूलम में चार्ज दिया है, इनका रिलेटिव जो मास है वो दिया गया हुआ है, एंड दिस वन इज द चार्ज आपके पास होना चाहिए। बिहेवियर क्या होता है? कभी कभी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, मैं अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होने से मतलब ये होता है बच्चों कि हमने उसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल देना है। ठीक है, तो वी विल क्रिएट सम पोल्स। हमने बिजली ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो गई, एक पॉजिटिव पोल मिल गया, एक नेगेटिव पोल मिल गया, हमारे पास बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब इसने किधर जाना है? टुवर्ड्स एंड जो है वो पॉजिटिव पोल जाना है, तो किधर जाएगा जी? पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, ओके। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होते इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिंग फोर्सेस की वजह से अपोजिट चार्जेस लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको पॉजिटिव पोल की तरफ जाना है, जबकि अगर प्रोटॉन होगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। न्यूट्रॉन्स क्योंकि नहीं है तो वो दोनों में से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को उनकी वेलोसिटी शेयर होती है तो दे देयर पास आर डाइवर्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, क्योंकि एक ही पॉजिटिव है एक ही नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कर्व बनाते हैं। अब आप देखिएगा, मेरे पास ये फील्ड है, ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आएगा तो इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड हो जाना है। अगर एक न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नीचे की बेंड हो रहा है, अगर एक प्रोटॉन आएगा वो ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, और न्यूट्रॉन क्योंकि बेंड नहीं हो रहा तो सीधा चला गया। ओके, तो नाउ दिस दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको प्रोटॉन और मास नंबर डिस्क्राइब किया गया। हम सब जानते हैं प्रोटॉन का नंबर जो होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर डिफाइन होता है। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करने से आता है। हम एक नॉर्मल बड़ी बात सुनते हैं कि प्रोटॉन का जो नंबर होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर काउंट करते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर को आप कभी भी ये नहीं कह सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है लॉस या गेन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भी चला जाता है। दैट इज वाई हम इसका एटॉमिक नंबर प्योरली एटॉमिक नंबर से डिफाइन करते हैं, क्योंकि ना प्रोटॉन ने लॉस होना है ना प्रोटॉन ने गेन होना है। तो सिंपल सा एक ही टास्क हमारे पास रहेगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये ना हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम इसको भी साथ साथ देखेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस स्पीशीज? मैग्नीशियम है, आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। आप पीरियोडिक टेबल में जाएं, आप बनाएं तो आपको कैसे पता लगेगा? ये चार्ज ऑफ कोर्स ये शो करता है कि इनमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, एल्यूमीनियम में से 3 जा चुके हुए हैं, और सल्फर में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं। अगेन आपको मैं एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रही हूँ तो वो आप समझिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस स्पीशीज। नॉर्मली एटॉमिक नंबर से ये भी पता लग जाता है कि अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो इसके अंदर इसके जो प्रोटॉन होते और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते वो अमूमन बराबर होते हैं। तो जो मुझे प्रोटॉन का नंबर दिया गया है वो कितना है? 12 है, राइट। और मुझे चार्ज जो नजर आ रहा है वो कितना है? +2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, इसका मतलब इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैग्नीशियम के केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम में 13 है, तो 13 का मतलब +3, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब है 10 इसके अंदर भी है, और सल्फर के अंदर 16। अब एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, ठीक है, तो इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 ऐड हो चुके हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन सल्फर, राइट। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब मैंने